आप सभी का स्वागत है। भूगोल की पिछली कक्षाओं विशेषतः माध्यमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में भूगोल जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब उसके बाद की विषय वस्तु को इस अध्याय में पढ़ा जाएगा। और यह जो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक का प्रथम अध्याय है, जो कि भूगोल एक विषय के रूप में है। वैसे अनेक विषयों के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ चुकी हैं, और इसमें हम यह पढ़ेंगे प्रथम अध्याय में कि भूगोल एक विषय के रूप में कैसे है। जैसे आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित होंगे, और जब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे और पृथ्वी के भौतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे, तो एक सामान्य सा प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों से प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों, पशु पक्षियों आदि पर निर्भर रहा है। यह अनेक विषय वस्तु हैं, और समय बीतने के साथ साथ हमने तकनीकों का विकास किया। प्राकृतिक संसाधनों, भूमि, मृदा, जल आदि का उत्पादन के रूप में प्रारंभ किया, और इसके सहयोग से उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों और वस्त्रों आदि को जो है मौसम के दशाओं के अनुरूप जो है समायोजित करने का प्रयास किया। वातावरण के साथ अनुकूलन तथा उसका परिष्करण, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार के भूमि और लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे, और रखना भी चाहिए। भूगोल के विद्यार्थी को समय अंतराल के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसमें रुचि रखना चाहिए, और साथ ही साथ समय अंतराल तो अलग बात है, यह भी बात है कि स्थान परिवर्तन के साथ भी क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको भी देखना एक भूगोल विद्यार्थी का जो कार्य होना चाहिए। वैसे भूगोल के विकास का श्रेय वर्तमान वैज्ञानिक विकास को भी जाता है, जिसमें जीआईएस, कंप्यूटर कार्टोग्राफी आदि अनेक स्तर के विकास के जो है कीर्तिमान हैं। और साथ ही साथ भूगोल का अगला प्रश्न यह हो सकता है कि भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है। सामान्य शब्दों में समझे तो यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है, लेकिन चूंकि मानव डोमिनेट करता है इस पर, इसलिए सामान्यतया पृथ्वी को जो है आवास, मानव के आवास के रूप में जानने का भ्रम सा प्रतीत होता है। लेकिन सच यह है कि यह सभी छोटे बड़े सभी प्राणियों का आवास घर है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, यह भी जानते हैं आप। जैसे कहीं पठार है, कहीं पर्वत है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं घाटियाँ हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं झील है, आदि तरह के हैं। यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों में भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि कुछ सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, पत्तनों आदि के रूप में है, और कुछ ऐसे हैं कि वर्तमान वैज्ञानिक विकास के रूप में सैटेलाइट है, और नवीन वैज्ञानिक स्वास्थ्य के क्षेत्र के जो है उपकरण भी हैं। अनेक चीज़ें हैं जो कि सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत आते हैं, जबकि भूगोल का एक स्वतंत्र स्वरूप जो कि वास्तव में धरा से विशेष रूप से जुड़ा है, पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि हैं। ये सभी विभिन्नता भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत इसमें जो है निहित है। साथ ही साथ भूगोल के विकास में अनेक भूगोलविदों का अपना एक महत्व रहा है।
क्योंकि यह एक दिन के संग्रहित ज्ञान की गठरी या घड़ा जो भी कुछ कहें नहीं कह सकते। यह एक दिन की नहीं है, इसके विकास में अनेकों साल लगे हैं, जिसमें अनेक भूगोलविदों का विशेष योगदान है। अगर इराटोस्थेनीज की बात की जाए तो इन्होंने ही सबसे पहले ग्रीक के दो शब्द जो है जियो और ग्राफस जो है, दो शब्दों का व्याख्या जियोग्राफी को पूर्ण रूप देने में किया। इसलिए इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इराटोस्थेनीज भूगोल के पिता हैं। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में भी व्याख्यायित करते हैं और इस तथ्य से भी परिचित ही है कि यथार्थता बहुआयामी होता है। पृथ्वी भी बहुआयामी है, इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि जो है, यह भूगोल के विकास में बहुत ही सहयोगी रही है। और साथ ही साथ अन्य सहयोगी विषय हैं अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अलग अलग विश्लेषण करते हैं और जो कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विभिन्न विधितंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही साथ अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक और सामाजिक विषयों से सूचनाएं और ज्ञान को लेकर उनका विश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखलाई पड़ती है, जिसमें अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का भी अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है और जो कि तार्किक लगता है। इन सभी बातों से आप लोगों को यह लग रहा होगा कि कहीं न कहीं भूगोल का मुख्य स्वरूप क्या है, इसका केंद्रीय विषय वस्तु क्या है, इसको जो है जानने का प्रयास किया जा रहा है इस अध्याय में। क्योंकि किसी भी विषय वस्तु का कोई न कोई क्रोड होता है, मुख्य विषय होता है, जिसके चतुर्दिक उसका जो है उसके अनेक आयामों का विकास दिन प्रतिदिन चलता रहता है। तो यह जो है इनके अनेक आयाम हैं। साथ ही साथ इसमें जो कुछ खास तथ्य हैं, इस सब को आप लोग जो है नोट करते जाएंगे। जैसे कि जियो और ग्राफस, यह एक शब्द है जिसका जो है जिसको सबसे पहले देने वाले या व्याख्यायित करने वाले भूगोलविद इराटोस्थेनीज हैं, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आपको जो है अपने फेयर कॉपी में या नोटबुक में नोट डाउन कर लेना चाहिए, जो कि आपके आगे के ज्ञानवर्धन के लिए आधारभूत तथ्य साबित होगा। इस तरह से भूगोल में अनेक विद्वानों ने भूगोल को अनेक रूपों में परिभाषित किया है, जिसका जो है PDF नोट मैं भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग विधिवत पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इसमें इस ऑडियो में या वीडियो में उन तथ्यों को ही ज़्यादा फोकस करूंगा जिसकी आप लोग को जिसको समझने में आप लोग को समस्या हो सकती है या होती है। अब बाकी सभी तथ्य जो आप लोग पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मुख्य तथ्यों पर ही विशेष विचार किया जाएगा। जैसे भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में देखें तो भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में कैसे हो सकता है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं हेडिंग, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। जैसा कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक सिंथेसिस विषय है जो कि क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। यह अंतर समझ लेना चाहिए कि भूगोल जो है क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, जबकि इतिहास जो है कालिक यानी समय इंटरवल जो है उसको समाहित करने का प्रयास करता है और उसकी जो है व्याख्या करता है संश्लेषण करके।
इसके उपागम की प्राकृतिक समग्रात्मक इसका जो है उपागम भूगोल का प्राकृतिक समग्रात्मक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है, न कि अलग अलग है। जैसे भूमध्यरेखीय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र से पूर्णतः अलग नहीं है। दो स्थानों पर दो प्रदेशों में होते हुए भी ये दोनों क्षेत्र आपस में परस्पर निर्भर हैं और जुड़े हुए हैं। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। इसके पीछे मुख्य वजह वैज्ञानिक विकास ही है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई। बहुत अच्छे समझ लेना चाहिए कि दूरियां कम हो गई मीन्स दूरियां जो दो स्थानों के बीच के डिस्टेंस था, दूरी था, वह नहीं घटा। अगर वह 100 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर है तो वही रहा, लेकिन उन दोनों स्थानों के बीच आने जाने का जो समय है वह घट गया, या वार्तालाप स्थापित करने के जो तंत्र हैं वो बहुत सरल और सुगम हैं। एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत ही समृद्ध बना दिया है। इस प्रकार तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक और सामाजिक पैरामीटर के निरीक्षण और परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल का एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ संबंध है तथा प्राकृतिक और सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। अंततोगत्वा यही मूल उद्देश्य है कि जो यथार्थता है उसको ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह एक ऐसा विषय है जिसमें अनेक विषयों का अध्ययन किया जाता है और सभी जो है इससे जुड़े हुए हैं। एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला विशेषतः मानचित्र के रेखांकन में निपुण होना चाहिए, क्योंकि धरातल पर दूरियों की गणना और उसका रेखा चित्रण गणित और कला के माध्यम से ही ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। साथ ही साथ भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं न कहीं अक्षांश देशांतर का विवरण प्रस्तुत करना होता है इसमें, जो कि पृथ्वी के आकार भूभाग से जुड़ा हुआ है। किंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है, जो कि द्वि-आयामी प्रदर्शन होता है। भूभाग को द्वि-आयामी रूप में परिवर्तित करने का जो समाधान रेखाचित्रीय या गणितीय रीति से प्रक्षेपण द्वारा हो सकता है, रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीक में गणित, सांख्यिकी, अर्थमिति में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किए जाते हैं। यह खाका मानस या ये कह सकते हैं कार्टोग्राफिक वर्क होता है। चूँकि भूगोल एक विषय के रूप में साबित करने के लिए भूगोल के अनेक पक्षों का अध्ययन आवश्यक है, तभी तो यह कह सकते हैं कि यह एक विषय के रूप में है कि नहीं, क्योंकि बहुत से आधार हैं इस बात को साबित करने के। जैसे भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान, इन दोनों का कोई न कोई संबंध है आपस में, और उस संबंधता जो है वह किस प्रकार भूगोल को एक अलग आयाम देती है और इसके एक प्रोड को अलग करती है। जैसे कि भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं रेखा चित्र में सभी शाखाएं रेखा चित्र वाला विषय वस्तु जो है कुछ समझाने का मैं सोचा भी समझा दूं, लेकिन इसमें संभव नहीं हो पा रहा है। जब क्लास से शुरू होंगी तो कुछ चीज़ें आप उसमें समझ सकते हैं, और मैं जो पीडीएफ फाइल अभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा उसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ रेखा चित्र इसमें सीधे तौर पर आप देख लेंगे, जिससे कुछ समझ और अच्छी हो जाएगी इसकी। परंपरागत भौतिक भूगोल को देखें, भौमिकी को देखें, मौसम विज्ञान है, जल विज्ञान है, मृदा विज्ञान है, ये सभी जो है संबंधित हैं। इस प्रकार भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है। यह सीधे भूगोल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि भूगोल में
वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान आदि से बहुत ही निकट का संबंध है, क्योंकि मानव विभिन्न स्थैतिक निकेत में निवास करता है और वह उससे पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। अगली हेडिंग आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भूगोल और सामाजिक विज्ञान। इसकी व्याख्या जो है भूगोल और सामाजिक विज्ञान के द्वारा करके भी समझा जा सकता है कि भूगोल अलग है। जैसे भूगोल प्राकृतिक विज्ञान से अलग है, उसी तरह भूगोल सामाजिक विज्ञान से अलग है, हालांकि जुड़ा हुआ है। जैसे कि सभी विषय एक दूसरे से अंततोगत्वा जुड़ा हुआ ही है, लेकिन फिर भी उसकी जो है विषय वस्तु, मुख्य विषय वस्तु अलग हो सकती है और है भी। अगर भूगोल का संबंध इतिहास से देखा जाए कि भूगोल और इतिहास में क्या अंतर संबंध है, तो यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में मैंने कुछ जिक्र किया था इसका, जो उस विषय के मूल आधार से जुड़ा होता है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर उसके क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मातृ शाखा के रूप में एक स्वतंत्र और सर्वत्र पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय जैसे कि समाजशास्त्र हो गया, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनांकी, सामाजिक यथार्थता आदि का अध्ययन करता है। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल आदि अनेक भूगोलों से जुड़ा हुआ है, जो कि विषयों से घनिष्ठता से जुड़ा है। इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषता मिलती है। जैसे कि अगर राजनीतिक शास्त्र के मूल उद्देश्य या क्षेत्र की बात की जाए तो जनसंख्या और प्रभुसत्ता का विश्लेषण ही इसमें मुख्य है, विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का ही विषय है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का विवेचन करता है। और इस प्रकार प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है। और वहाँ आर्थिक भूगोल की अगर इसमें देखें, अर्थशास्त्र में देखें, तो उसके स्थानिक पक्ष पर अगर बात करेंगे, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर आर्थिक भूगोल की भूमिका का जो है सूत्रपात होना आरंभ होता है और उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि का जो है स्थानिक पक्ष होता है और इसका अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल जननांकी से निकटता से जुड़ा हुआ है। उपर्युक्त विवेचन से अभी जो बातचीत हुई है, इससे यह स्पष्ट होता है कि भूगोल प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन के विधितंत्र और उपादानों का अनुसरण भी करता है, साथ ही साथ अन्य विषयों से पृथक भी करता है एक दूसरे को। यह अपने क्रोड के अकॉर्डिंग ही पूरी व्याख्या को अलग समाहित करता है। समय स्थान इसका जो है मुख्य क्रोड का विषय वस्तु है, जिसके संदर्भ में सभी आयामों की व्याख्याएं होती रहती हैं। अगर इन सभी तथ्यों को देखें तो इसका दूसरा वे अध्ययन का यह हो सकता है कि यह सभी भूगोल की शाखाएं हैं। जैसे इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, सभी भूगोल की शाखाएं हैं। भूगोल से कोई भी स्वतंत्र नहीं। और इसीलिए एक भूगोलविद ने कहा था, भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। यानी जितने विज्ञान हैं वर्तमान के विज्ञान के विषय, सभी विज्ञान के विषय का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। अंतर बस इतना है कि भूगोल में सबका जो है गहराई के साथ अध्ययन नहीं किया जाता है, डीप स्टडी नहीं की जाती, एक सरफेस स्टडी की जाती है और सबकी की जाती है, जबकि अन्य विज्ञानों में उसे गहराई के साथ समझा और पढ़ा जाता है। अगर भूगोल की शाखाओं के क्रमबद्ध उपागम के आधार पर इसका जो विभाजन किया जाए तो यह जो है
आप समझ सकते हैं कि इसके क्रमबद्ध उपागम में भौतिक आ जाएगा, एक सिद्धांत या दर्शन शास्त्र भी आ जाएगा। हालांकि कभी कभी छात्रों, आप लोगों को यह लग सकता है कि विद्यार्थियों को यह लग सकता है कि भूगोल में दर्शन शास्त्र कहाँ से आ सकता है, लेकिन सच यही है कि भूगोल से सभी जुड़े हुए हैं और इसका क्रमबद्ध उपागम इसी आधार पर विकसित है। जैसे एक विधि तकनीकी हो गई, मानव हो गया। अगर भौतिक को लें तो अगर भौतिक की ही केवल व्याख्या की जाए तो भौतिक की व्याख्या में जलवायु विज्ञान आएगा, भूआकृतिक विज्ञान आएगी, भौतिक भूगोल की व्याख्या में जल विज्ञान आएगा, और मृदाओं का भी अध्ययन किया जाता है भूगोल में, इसलिए इसमें मृदा भूगोल भी आएगा। पादप का किया जाता है, वनस्पति का तो वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल, पर्यावरण भूगोल, प्राणी भूगोल। यह एक आयाम हो गया जो कि अंतरापृष्ठ जीव भूगोल मानव और भौतिक भूगोल से यह जो है पूर्णतः जुड़ा हुआ है। अगर मानवीय पक्ष का भूगोल में अध्ययन किया जाए या विभिन्न शाखाओं या उपागमों के देखा जाए तो इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक एक उपागम है। दूसरा ऐतिहासिक हो गया, ऐतिहासिक भूगोल भी कह सकते हैं इसको। जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल, आर्थिक भूगोल, यह सभी भूगोल की शाखाएं हैं। साथ ही साथ नवीन भौगोलिक शाखाओं की बात की जाए तो इसमें पर्यटन भूगोल है, व्यापार एवं परिवहन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, यह सभी इसके विकास के परिणाम स्वरूप विकसित होते गए हैं। दर्शन शास्त्र और सिद्धांत में देखें तो इसमें भूगोल के क्रोड की कुछ विषय वस्तु हैं जो कि भूगोल के क्रोड को या मुख्य विषय वस्तु की व्याख्या को व्याख्यायित करते हैं, जिसमें मुख्य है भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन में अगर देखें तो इसमें भूगोल के विकास के शुरुआती प्रारंभिक दशा से और वर्तमान की दशा तक की व्याख्या की गई है कि भूगोल का विकास कैसे कैसे हुआ, कब हुआ। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसे महादेश विकसित देश में कभी भूगोल विषय को एक विषय के रूप में मान्यता देने से विश्वविद्यालयों ने मना कर दिया और इस विभाग को बंद कर दिया गया। लेकिन इसके विषय वस्तु जो है इसको नज़रअंदाज करने का कारण जो था वह गलत था। इस वजह से इस विभाग को विषय को फिर शुरू किया गया और वर्तमान में यह सभी विषयों की तरह एक विकसित विषय है जो कि सभी विषयों के आयामों को व्याख्यायित करता है समय और स्थान के परिप्रेक्ष्य में। इसमें मानव भूगोल हो गया, भौतिक भूगोल हो गया, यह दो मुख्य भूगोल की शाखाएं हैं और दोनों की जो है व्याख्याएं फिर उसके बाद भौतिक भूगोल, भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान के रूप में है। और मानव भूगोल को देखें तो अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, यह सब इसके जो है मुख्य विभाग हैं। इसके बाद आते हैं भौतिक भूगोल क्यों पढ़ें और इसका क्या महत्व है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या हेडिंग, भौतिक भूगोल और इसका महत्व। चूँकि भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत तब होगा जब भौतिक भूगोल में इसके विषयों को वास्तविक जीवन से जोड़कर देखा जाए जो कि मानव विकास के आयामों से जुड़ी हुई है। भौतिक भूगोल भूआकृतियाँ, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना आदि तथ्यों से जुड़ी हुई है, जिसमें तापक्रम, वायुदाब, वायु, वर्षा, जलवायु आदि हैं। जलमंडल में देखें तो समुद्र है, सागर है, झीलें हैं, परिमंडल से संबद्ध ये सभी विषय हैं। जैवमंडल का यह भी इसका एक विभाग है तो जिसमें जीव के स्वरूप, मानव तथा बृहद जीव और इसके पोषक प्रक्रम जैसे कि खाद्य श्रृंखला हो गई, पारिस्थितिक प्राचल एक होता है, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, आदि का अध्ययन इन सब में सम्मिलित होता है। मिट्टियाँ मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है जो कि एक हज़ारों वर्षों की लंबी समय
को जो है पार करते हुए या समय में बनती है, ऐसे कह सकते हैं कि हजारों वर्षों का समय लगता है मिट्टियों के निर्माण में। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है, क्योंकि उससे मिट्टियों का जो है चूर्ण अनेक जो है वनस्पतियों से मिलता है और उसका जो है विकास होता रहता है। मानव के लिए अगर देखा जाए तो प्रत्येक तत्व का अपना एक महत्वपूर्ण स्थिति है। मानव के लिए पेड़ का भी एक अलग महत्व है, धरातल का अलग है, नदी का अलग है, जीव जंतुओं का अलग है। मैदानों का अगर प्रयोग देखें तो यह कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर खनिज संपदा विकसित है। जो भी विश्व के पठार हैं, सभी पठार जो है किसी न किसी रूप में खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जो कि आज के आर्थिक विकास का मूलभूत आधार है। जलवायु में देखें तो जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। जैसे अगर कहीं बहुत अधिक वर्षा होती है तो निश्चित तौर पर वहाँ की जो छत होंगी या झोपड़ी होगी, उस झोपड़ी का छत ढलुआ होगा, ढाल होंगे। अगर वह सरपट फ्लैट रहेगा, मेज की तरह समतल, तो निश्चित तौर पर वह जो है झोपड़ी या मकान से पानी टपकेगा। तो कहीं न कहीं जलवायु जो है मानव के आवास, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा को प्रभावित करती है। और इस प्रकार इसका जो है भूगोल की भौतिक आयाम जो है इसको एक महत्व प्रदान करता है कि यह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मानव को प्रभावित की है। इसी तरह सभी आयाम हैं, जैसे कि भौतिक भूगोल का जो है पठारी क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, जलवायु का भाग हो गया और घास के प्रदेश हो गए। सभी का एक महत्व है जो कि मानव को अपने स्तर से प्रभावित करती है। अगर भूगोल की परिभाषा को अगर लिखना हो, समझना हो, 2 लाइन में अगर कोई पूछे कि भूगोल क्या है तो आप क्या बताएंगे? ये तो बहुत कुछ है। यह एक ऐसा अध्याय था कि जिसको पढ़ने में 2-3 दिन लगते, लेकिन इसके मुख्य बातों की व्याख्या मैंने इसमें की है इस वीडियो में। लेकिन सभी बातों की व्याख्या के लिए एक स्वतंत्र 2-3 क्लास चाहिए होते हैं, जिसमें कि चीज़ों को एक स्टेप से बताया जाता है, करके एक करके बताई जाती हैं तो अच्छे समझ में आती है। लेकिन फिर भी मुख्य बातें मैंने बताई हैं और इस विषय वस्तु का PDF भी ग्रुप में शेयर किया जाएगा, जिसको आप लोग 2-4 बार पढ़ेंगे और फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछेंगे आप मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, और आप प्रयास करेंगे कि मैसेज के माध्यम से ही पूछेंगे ग्रुप में। और मैं लिखवा रहा हूँ कुछ परिभाषाएं भूगोल की, जिसको आप लिख लें। हेडिंग लिखिए, भूगोल की परिभाषाएं। हो गया? हाँ, लिखिए। पहली परिभाषा लिखिए, रिचर्ड हार्टसॉन के अनुसार भूगोल की परिभाषा। रिचर्ड हार्टसॉन के अनुसार भूगोल की परिभाषा। हो गया? हाँ, लिखिए। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। एक बार पुनः सुने पूरी परिभाषा एक साथ। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन तथा व्याख्या करना है। इससे क्या समझ रहे हैं आप लोग? भूगोल विषय जो है इसका उद्देश्य जो है धरातल की प्रादेशिक विभिन्नता, जैसे कि भारत को ही लेकर इसकी व्याख्या करते हैं। तो भारत देश के उत्तर में, भारत का पूरा उत्तरी भाग जो है हिमालय पर्वत से दक्षिण का, यह एक मैदानी उपजाऊ भूभाग है और दक्षिण का भाग पठारी है। तो भूगोल
का यहाँ पर क्या योगदान है इस पूरी बात को समझने और व्याख्या करने में। भूगोल का ये इसमें ये है स्थान कि भूगोल यहाँ पर स्थान और समय के अंतराल पर जो परिवर्तन हो रहे हैं मानव के इस धरातल का मानव के निवास के रूप में व्याख्या करते हैं। जैसे ये मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर कृषि कार्य की प्रधानता है और आर्थिक जो आधारभूत ढांचागत संरचनाएं विकसित हैं वह दक्षिण भारत से अलग हैं, भिन्न हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो रोड बनते हैं वह मैदानी क्षेत्रों और पठारी क्षेत्रों की तुलना में अलग बनते हैं। इसी तरह अनेक आयाम हैं, सभी जो है समय और स्थान के रूप में बदलते रहते हैं। यह जो है रिचर्ड हार्टसन महोदय की परिभाषा है। इसके बाद अगली परिभाषा है अल्फ्रेड हेटनर। हेडिंग लिखिए, भूगोल के परिभाषा के अंतर्गत अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार लिखिए, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप में कोई न कोई कारण होंगे से संबंधित जो तथ्य हैं में भिन्नता जो भी है उसका अध्ययन करता है भूगोल। ये अल्फ्रेड हेटनर महोदय की परिभाषा है। आप लोग जो है इन दोनों परिभाषाओं को कंठस्थ कर लेंगे क्योंकि यह गागर में सागर जैसा जो है ज्ञान रखती है। आपको पूरी बातों की व्याख्या केवल इन्हीं दो लाइनों से, दो परिभाषाओं से हो जाएगी जब इसका जो है विस्तार करते जाएंगे। और इसका विस्तार करते करते आप भूगोल की स्वरूप का आपको इसमें दर्शन होने लगेगा। परिभाषा वही होती है कि जो किसी विषय वस्तु को बांध दे शब्दों की कुछ सीमा में। इस प्रकार आज का यह क्लास समाप्त हुआ। आप लोग जो है इसे पुनः पढ़ेंगे, वीडियो को एक बार दो बार सुनेंगे जब तक कि समझ में ना आए, और चीज़ें जो अगर नहीं भी समझ में आती है तो उसे पूछेंगे। और इसके बाद की कक्षा हो सकता है प्रयोगात्मक भूगोल की हो, क्योंकि सभी भूगोल की पाठ्य पुस्तकें हैं, सबको पूर्ण करना है, समय कम है। और जो लघुकृत विषय सामग्री है उसी को पढ़ाया जाएगा, लेकिन आवश्यकता अनुसार अन्य अध्यायों को भी पढ़ाया जाएगा जिसकी वजह से आप जो है पूरे विषय को अच्छे से समझ सकें। तो इस प्रकार आज का कक्षा समाप्त हुआ।